हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम आज का। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं डिफरेंट स्टेट के, जो अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट एंड EPFO के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस सीरीज में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 13th लेक्चर वीडियो है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले 12 लेक्चर वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद जरूर देखिएगा। आप अगर किसी भी स्टेट के हैं बट अगर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इसमें पिछले कई सालों के 2023, 24, 25 के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं डिफरेंट स्टेट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो इस सीरीज में डिस्कस कर रही हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और आप जानते हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखा है तो आप मेरे पढ़ाने का तरीका जानते होंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल में सोल्यूशन डिस्कस करती हूँ, एक एक ऑप्शन को मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या है, हमें उस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो चलिए फिर लेक्चर आज का शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹1300 वॉज एक्सेप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑफ ₹1500। ठीक है, एक इंश्योरेंस क्लेम है, 1300 रुपए का एक्सेप्ट किया गया। 1500 का स्टॉक था, उसके रिस्पेक्ट में 1300 का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ₹200 वॉज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस शुड बी डेबिटेड टू। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। बहुत बेसिक चीज इसमें पूछी गई है। देखिए क्या हुआ, आग लग गई जिसकी वजह से 1500 का स्टॉक था वो डैमेज हो गया और इंश्योरेंस था उस स्टॉक का, तो इंश्योरेंस क्लेम से 1300 रुपए रिसीव हुआ। ठीक है, तो 1500 का स्टॉक था, 1300 रुपए इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो 200 रुपए का तो अभी नुकसान है ना। 200 रुपए का नुकसान है, विच इज नॉट, 200 रुपए का जो स्टॉक था इट वॉज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से कवर नहीं हुआ। तो ये जो अमाउंट है 200 रुपए, इट शुड बी डेबिटेड टू। ये कहां डेबिट होगा? स्टॉक अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, PL अकाउंट में या बैड डेप्ट अकाउंट में, कहां पर डेबिट होगा? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है? 1500। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? 1300 एक्सेप्ट किया गया, लेकिन 200 रुपए क्या हुआ? दिस इज अ लॉस। ये क्या है? इंश्योरेंस लॉस है, अनइंश्योर्ड लॉस है। यानी इंश्योरेंस से लॉस हुआ, ये अमाउंट की रिकवरी नहीं हो पाई, ये क्या है? बिजनेस लॉस है। एंड दिस लॉस विल बी चार्ज टू। ये लॉस कहां पे चार्ज किया जाएगा? ये लॉस चार्ज किया जाएगा PL अकाउंट में। ठीक है, ये जो लॉस है PL अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसकी जर्नल एंट्री भी बता दे रही है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला? 1300, लॉस कितना हुआ? 200 का। ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट 1500, स्टॉक कितने के थे? 1500। ठीक है, जिसमें 200 का लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी से 1300 मिले। तो एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, दिस इज द बेसिक जर्नल एंट्री। ठीक, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग फ्रॉम वेयर मनी शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट हैज कम फ्रॉम एंड वेयर मनी स्पेंट हैज गॉन टू इज कॉल्ड। यानी आपको बताना है कंपनी का कौन सा स्टेटमेंट होता है जो ये शो करता है कि कंपनी के बैलेंस शीट में जो पैसा है वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम वेयर इट इज कम फ्रॉम, एंड कहां जा रहा है। तो ये किस स्टेटमेंट से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इनकम स्टेटमेंट से, रेवेन्यू रिजर्व स्टेटमेंट से, या सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन चारों स्टेटमेंट में से किससे पता चलता है कि कंपनी के बैलेंस शीट में जो फंड है कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना खर्चा है, ये कहां, मतलब किससे पता चलता है? ठीक है, तो यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सोर्सेस। कौन कौन से सोर्सेस हैं, कहां कहां से फंड आ रहा है, क्या क्या यूजेस हैं, कहां कहां पे फंड लग रहा है, ये कहां पे, कहां से पता चलता है बताइए? सोर्सेज एंड यूजेस। इसमें PL अकाउंट में तो होगा नहीं। PL अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे खर्चे और इनकम रिकॉर्ड की जाती है। इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे भी खर्चे इनकम रिकॉर्ड की जाती है, इनकम निकाली जाती है। रेवेन्यू रिजर्व स्टेटमेंट तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? कौन से फंड, कौन से स्टेटमेंट की बात हो रही है? सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड, यानी वो सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट जो ये शो करे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड। और सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है।
फंड फ्लो स्टेटमेंट मैंने अपने चैनल में डिटेल में 4 से 5 लेक्चर वीडियो में डिटेल में पढ़ाया है, न्यूमेरिकल कराया है। फंड फ्लो स्टेटमेंट पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है विच शोज द सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड। क्या क्या सोर्सेज हैं फंड के, क्या क्या यूजेस हैं, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब कहां कहां से पैसा आ रहा है, यूजेस ऑफ फंड मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहां कहां पैसा लग रहा है। ठीक है, शायद फिक्स एसेट परचेज किए जा रहे हैं, लोन वगैरह का पेमेंट हो रहा है, तो कहां कहां जा रहा है, कहां कहां आ रहा है, ये पता चलता है फंड फ्लो स्टेटमेंट से। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है, बताइए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड इन एडवांस बाय अ पब्लिशर शुड बी क्लासिफाइड एज। यानी कोई पब्लिशर है, पब्लिशर आपका कोई मैगजीन वाला, न्यूज़पेपर वाला, कोई पब्लिशर है, ठीक है, इसको एडवांस में सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, सपोज करते हैं ये कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह सेल करता है, पब्लिशर है, ठीक है, इसको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, एडवांस में लोगों ने पेमेंट कर दिया है, जिसकी सर्विसेज अभी इसे देनी बाकी है, इसको एडवांस में पेमेंट मिल गया है। यही लिखा है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड इन एडवांस। ये जो पब्लिशर है इसको सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस में रिसीव हो गया है। ठीक है, ये पब्लिशर है, ये अभी कुछ पब्लिश करेगा, बट इसके लिए लोगों ने पहले से ही इसको सब्सक्राइब कर दिया है, पहले से ही पेमेंट कर दिया है, तो इट शुड बी क्लासिफाइड एज। तो इसको जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिल गया है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको अक्रूड एसेट कहा जाएगा, अक्रूड लाइबिलिटी कहा जाएगा, अनअर्न्ड रेवेन्यू कहा जाएगा, या प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं मार्क करूंगी, ये भी क्या है, क्लास 11 का एकदम जो बेसिक टर्मोलॉजी वाला जो टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट दीज 4 टर्म, इन 4 टर्म के बारे में आइडिया है तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, एक एक करके सब देखते हैं। देखिए अक्रूड एसेट क्या होता है, अक्रूड एसेट मतलब वो एसेट जो आपने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, अक्रूड एसेट क्या है, अक्रूड एसेट मतलब वो इनकम जो हमने अर्न कर लिए लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड अक्रूड एसेट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, जैसे अगला क्या है, अक्रूड लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो अकर तो हो गई है लेकिन अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड अक्रूड लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह है ना, अक्रूड लाइबिलिटी, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अक्रूड लाइबिलिटी क्या है, वो खर्चे जो हो तो गए लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी, ये सब चीजें हैं। ठीक, अगला क्या है, अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी वो रेवेन्यू जो जिसके रिगार्डिंग हमें पेमेंट तो रिसीव हो गई है लेकिन वो अभी हमने उसके रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की तो बात हो रही है। एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या चीज है, दिस इज अ लाइबिलिटी, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है ना, एडवांस में हमें पेमेंट मिल गया है, अभी हमने सर्विस दी नहीं है, पेमेंट पहले मिल गया है, तो ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पब्लिशर को रिसीव हुआ है अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में, तो इसका मतलब क्या है कि अभी उसने सर्विस नहीं दी है, उसको पेमेंट एडवांस में रिसीव हुआ है, तो ये इसके लिए लायबिलिटी है। ये क्या है, अनअर्न्ड रेवेन्यू है। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी वो खर्चे जिसके लिए हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये एसेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेट लॉस, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेट लॉस कितना है, 10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 29,000। ठीक है, नेट लॉस है 10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 29,000, सेल दी गई है 50,000 की, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया है और नेट लॉस दिया गया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को नेट लॉस हुआ है इसलिए यहाँ पे दिया, मतलब इसलिए नेट लॉस दिया है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी तो हो सकता था, तो बेसिकली ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस इतना है, तो आपको इसके लिए नेट प्रॉफिट या लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट या जो लॉस होता है ना, नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस में क्या रिलेशनशिप है, तो देखिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए तो आपका नेट प्रॉफिट लॉस आएगा। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस कितना दिया है क्वेश्चन में, ओ ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको करो क्वेश्चन मार्क, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 29,000, नेट प्रॉफिट लॉस कितना दिया है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है, कितने का लॉस है, -10,000।
ठीक, तो यहां से अब हम ग्रॉस प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले जाइए, ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ही रखिए, ये जो है इसको यहाँ पे ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा 29K माइनस 10K इक्वल्स टू 19,000। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 19,000 का। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए, नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी है। तो यहाँ पे नेट लॉस है, नेट लॉस है इसलिए हमने माइनस साइन रखा है। अगर यहीं पे नेट प्रॉफिट होता तो ये प्लस साइन में होता और तब कैलकुलेशन चेंज हो जाती। ठीक है, तो आंसर सामने आ गया 19,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्म्स आर सप्लाइड टू एम्प्लॉइज once in a block of 4 year. Cost of uniform is 5,000. It is capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, deferred capital expenditure. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लास 11th का एकदम जो फंडामेंटल जो होता है ना अकाउंटिंग, वहां से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट दीज 4 टर्म। इन चारों टर्म के बारे में अगर पता है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के लिए यूनिफॉर्म सप्लाई कर रही है, यूनिफॉर्म सप्लाई कर रही है अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, यूनिफॉर्म एक बार बना रही है अगले 4 साल के लिए, तो एम्प्लॉय जो है अगले 4 साल तक वही यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तो यानी 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की यूनिफॉर्म पे खर्चा कर रही है, कितने का, 5,000 का खर्चा कर रही है। तो ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू, डिफर्ड कैपिटल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स एसेट वगैरह पे जो खर्चा करती है ना, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, डिफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब उसका बेनिफिट अगले कई सालों तक मिलने वाला है, और कई सालों तक तो मिलेगा ही, बट उस खर्चे को अगले कई सालों तक स्प्रेड किया जाता है, वो तो वो होता है डिफर्ड। ठीक है, हम उसे डिफर कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं उस खर्चे को अगले से कई सालों तक, तो होता है डिफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल नेचर नहीं है, तो यानी ये दोनों तो पहले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आंसर है नहीं। अगला देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए रेवेन्यू नेचर तो यहाँ पे है, यहाँ पे खर्चा किस पे किया जा रहा है, एम्प्लॉइज पे किया जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय पे खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए खर्चा हो रहा है, उनकी यूनिफॉर्म के लिए खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे जो खर्चा क्या है, ये रेवेन्यू नेचर है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी फिक्स एसेट पे खर्चा नहीं कर रही है, एम्प्लॉय के वेलफेयर पे खर्चा हो रहा है, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया, आंसर या तो ये है या फिर ये आंसर है। ठीक है, अब अगर ऑर्गेनाइजेशन खर्चा कर रहा है जिसका बेनिफिट अगले 1 साल तक ही है, जिसका बेनिफिट इसी साल मतलब कंज्यूम हो जाएगा, इस टाइप का अगर खर्चा है, तो होता वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो खर्चा कर रही है, इसका बेनिफिट अगले 4 साल तक मिलने वाला है, तो इस टाइप का जो खर्चा होता है दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो रेवेन्यू इन नेचर है। ठीक है, बट इट इनकर्ड इन वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और उसका जो बेनिफिट है अगले कई सालों तक वो मिलेगा, तो दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का होता है, डिफर टाइमिंग होती है, डिफर टाइमिंग मतलब इसका बेनिफिट आगे कई सालों तक मिलेगा। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पेटेंट राइट अकाउंट इज। जो पेटेंट राइट होता है, ठीक है, पेटेंट राइट मतलब जानते हैं ना, कोई इन्वेंटर है, कोई साइंटिस्ट है, उसने कुछ डिस्कवरी की, उसने कुछ इन्वेंशन किया, ठीक है, तो ये उस इन्वेंशन पे उसका लीगल राइट हो। ठीक है, उस इन्वेंशन को कोई और बेचे नहीं, उसका फायदा ना उठाए, तो उस पे जो लीगल राइट के लिए वो उसे क्या कराता है, पेटेंट कराता है। ठीक है, उसे पेटेंट राइट मिल जाता है, यानी लीगल राइट मिल जाता है। ठीक, तो पूछा गया है वो किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट है। तो अकाउंट अगर हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अगर हम करें, एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ा है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट जो होता है 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो आपसे पूछा जा रहा है किस टाइप का अकाउंट है। तो सबसे पहले बता दूं, पेटेंट राइट जो है दिस इज एन एसेट, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है,
ठीक है, उस पर्सन के लिए क्या है, एसेट है। किस टाइप का एसेट है, टेंजिबल एसेट है कि इनटेंजिबल एसेट है। देखिए टेंजिबल एसेट मतलब होता है वो एसेट जिसे छू सके, ठीक है, देख सके, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, तो वो टेंजिबल एसेट होता है। पेटेंट को क्या देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, पेटेंट राइट की बात हो रही है, जो चीज का इन्वेंशन किया उसकी बात नहीं हो रही है, उस लीगल राइट की बात हो रही है, पेटेंट राइट की बात हो रही है, तो दिस इज एन इनटेंजिबल एसेट। ये इनटेंजिबल एसेट है जो बिजनेस ओन करता है, ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज अ रियल अकाउंट। ये एसेट है, पहले तो पेटेंट राइट क्या है, ये एसेट है, ठीक है, और ये किस टाइप का एसेट है, ये इनटेंजिबल एसेट है, एंड इनटेंजिबल एसेट है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ रियल अकाउंट। ठीक, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, गुडविल हुआ, ये सब रियल अकाउंट होते हैं। ठीक, पर्सनल अकाउंट तो पता है ना, पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चे से, इनकम से, गेन से, लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट। ठीक, तो आंसर समझ में आ गया होगा, इट इज अ रियल अकाउंट। ओके, तो चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।